नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एनडीटीवी से बात करते हुए एक और ट्विस्ट जोड़ दिया है। अशोक गहलोत और शशि थरूर के बीच में कौन उनकी पसंद है, जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं खुद को भी खारिज नहीं कर रहा हूं, आप मुझे बाहर क्यों रखना चाहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि तो आप भी अध्यक्ष पद के चुनाव में उतर सकते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि देखते हैं, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। 30 तारीख को नामांकन का आखिरी दिन है और उसकी शाम को आपको जवाब पता चल जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह से जब एनडीटीवी पर सवाल पूछा गया कि अशोक गहलोत राजस्थान का मुख्यमंत्री पद छोड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने इस साल की शुरुआत में राजस्थान के उदयपुर में हुई बैठक में एक व्यक्ति एक पद का संकल्प लिया, इसलिए गहलोत अगर अध्यक्ष बनते हैं तो उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना ही पड़ेगा। वहीं राहुल गांधी के अध्यक्ष पद के चुनाव में भाग नहीं लेने को लेकर जब सवाल पूछा गया तो दिग्विजय सिंह ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, जो भी चुनाव लड़ना चाहता है उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है और अगर कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता है तो उसे चुनाव लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को दिल्ली पहुंचे हैं। गहलोत ने कहा है कि वो बहुत पदों पर रह चुके हैं, उनका बस चले तो वो अब किसी पद पर ना रहें। बताना होगा कि इस बात की जोरदार चर्चा है कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में उम्मीदवार होंगे और जल्द ही अपना नामांकन दाखिल करेंगे। गहलोत ने बुधवार रात को कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक की। बैठक के बाद गहलोत के करीबी और कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि अशोक गहलोत राजस्थान नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन जब गहलोत दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने पत्रकारों के इस सवाल के जवाब में कि क्या वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उन्होंने कहा वो कहाँ रहेंगे या कहाँ नहीं रहेंगे ये समय बताएगा। उन्होंने कहा कि वो उस जगह रहना पसंद करेंगे जहां उनके रहने से कांग्रेस को फायदा मिलता हो और वो पीछे नहीं हटेंगे। गहलोत ने अपनी बात को और साफ करते हुए कहा, वो चाहे एक पद पर, 2 पद पर या 3 पद पर या किसी भी पद पर नहीं रहें, उनका बस चले तो वो किसी पद पर ना रहें, क्योंकि वो कई पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने कहा उनकी इच्छा है कि वो मैदान में उतरें, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ दौरे करें और यात्रा करें। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सबके लिए खुला है और इस चुनाव में पार्टी के 9000 मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी नेता अध्यक्ष के चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में शामिल शशि थरूर ने आज चुनाव कराने के प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री से मुलाकात की। मुलाकात के बाद शीर्ष पद के लिए चुनाव कराने के प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर चुनाव की तैयारियों से संतुष्ट थे। मिस्त्री ने संकेत दिया कि उनके प्रश्न प्रक्रिया पर अधिक थे। मिस्त्री ने बताया कि थरूर संतुष्ट थे, उन्होंने सूची देखी और कुछ बिंदुओं को स्पष्ट किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को कहा है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी एक और भारत जोड़ो यात्रा निकालने के संबंध में जल्द ऐलान किया जाएगा। बता दें कि इन दिनों कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। कन्याकुमारी से शुरू हुई इस यात्रा को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में समाप्त होना है। ये यात्रा 5 महीने तक चलेगी। जयराम रमेश ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा पार्टी के लिए बूस्टर डोज साबित हो रही है और पार्टी अगले साल गुजरात के पोरबंदर से अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड तक एक और यात्रा निकालने की योजना बना रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश में मुख्यधारा के टेलीविजन समाचार चैनलों के कामकाज के बारे में सख्त टिप्पणी की और कहा कि वो अक्सर नफरती भाषा के लिए जगह देते हैं और फिर बिना किसी प्रतिबंध के बच जाते हैं। बार एंड बेंच के मुताबिक जस्टिस के.एम. जोसेफ और ऋषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कि टेलीविजन चैनलों के एंकरों का ये महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वो सुनिश्चित करें कि उनके शो में बुलाए गए मेहमान लाइन पार ना करें। जस्टिस जोसेफ ने कहा, एंकर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मुख्यधारा के टीवी चैनलों का अभी भी बोलबाला है। एंकर की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये देखना उनका कर्तव्य है कि नफरती भाषा ना बोली जाए। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन टेलीविजन पर अभद्र भाषा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके साथ ही ये भी कहा, एक चैनल पर यूके में भारी जुर्माना लगाया गया था। जस्टिस जोसेफ ने कहा, यूके में एक चैनल पर भारी जुर्माना लगाया गया था, हमारे यहाँ वो नहीं है, लेकिन उनसे सख्ती से नहीं निपटा जा रहा है। अगर ऐसी सख्ती होती तो उन्हें ऑफ एयर किया जा सकता, जुर्माना लगाया जा सकता है। टीवी चैनलों पर नफरती बोली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नफरत को हवा नहीं दे सकते हैं। जस्टिस रॉय ने कहा, जब तक इस तरह की नफरती भाषा का नतीजा उल्लंघन करने वालों पर नहीं पड़ेगा, तब तक ऐसी घटनाएं जारी रहेंगी। कोर्ट ने इसके साथ ये भी पूछा कि सरकार मूक दर्शक क्यों बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच की घटनाओं के खिलाफ कदम उठाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच से राजनेताओं को सबसे ज़्यादा फायदा होता है और टेलीविजन चैनल उन्हें इसके लिए मंच देते हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने भी इसी प्रकार की बात कही। उन्होंने कहा कि चैनल और राजनेता इस तरह के भाषणों से खाते हैं, चैनलों को पैसा मिलता है, वो 10 लोगों को बहस में रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समाचार चैनलों का सेल्फ रेगुलेशन एक टूथलेस संस्था के द्वारा होता है। जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेशन जज दिल्ली से कहा है कि वो कल गुरुवार 22 सितंबर तक इस बात का फैसला लें कि ईडी की अर्जी पर जैन का केस किस अदालत में सुना जाएगा। सत्येंद्र जैन के लिए ये राहत वाली खबर है, क्योंकि दिल्ली सीजेएम कोर्ट ने पिछली तारीख पर इस केस को ट्रांसफर करने पर कोई फैसला नहीं लिया और मामले को 30 सितंबर तक टाल दिया था, जबकि जैन की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हो रही है। तकनीकी रूप से सत्येंद्र जैन को कम से कम 30 सितंबर तक जेल में रहना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई का आदेश देकर उनकी जमानत की सुनवाई भी जल्द होने का रास्ता साफ कर दिया। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने मुंबई के दादर में शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित करने की मांग के साथ हाईकोर्ट का रुख किया है और बीएमसी को इसकी अनुमति देने के लिए निर्देश देने की मांग की। ठाकरे गुट की याचिका में कहा गया कि शिवसेना 1966 से शिवाजी पार्क में अपनी दशहरा रैली आयोजित कर रही है। याचिका में कहा गया है, लेकिन इस बार पार्टी ने 26 अगस्त को बीएमसी को 5 अक्टूबर को रैली आयोजित करने की अनुमति के लिए आवेदन किया था। हालांकि 1 महीने से अधिक समय बीत चुका है और इसके बावजूद अभी तक अनुमति नहीं दी गई है और इस कारण से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होना पड़ा। बता दें, इस बार उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच में शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित करने को लेकर खींचतान है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर पीएम मोदी पर नरम रुख दिखाकर ममता बनर्जी विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गई हैं। ममता बनर्जी को कांग्रेस और सीपीएम ने उनके बयान को लेकर घेरा है। दरअसल ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा था कि सीबीआई ईडी के दुरुपयोग के पीछे उन्हें नहीं लगता है कि पीएम मोदी का हाथ है। उन्होंने इसके लिए बीजेपी के दूसरे नेता या कहें कि अमित शाह को जिम्मेदार बताया। वहीं अब इसको लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ममता हताशा में पीएम मोदी से असहमति खत्म कर रही हैं। कारण स्पष्ट है, पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ सरकार जांच एजेंसियों का सामना कर रही है जो अदालत के इशारे पर काम कर रही हैं, तो टीएमसी खुद ही चकरा गई है। चौधरी ने कहा कि एक राजनेता के रूप में ममता बनर्जी की ईमानदार छवि बिखर गई है। अब ममता बनर्जी डर से कांप रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है परेशानी कहाँ है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राजनीति में लुका छिपी का खेल नहीं चलने वाला है और अगर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देता है तो वो उन आरोपों से उन्हें मुक्त कर रहा है जिन पर आज देश की जनता मोदी से सवाल कर रही है। सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के फाउंडर चेयरमैन ऋषि कमलेश अग्रवाल को 22,842 करोड़ रुपए से अधिक की कथित बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने ऋषि अग्रवाल और अन्य को आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के कथित अपराधों का मामला दर्ज किया था। बता दें कि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड की शुरुआत 1985 में हुई थी। गुजरात के दाहेज और सूरत में एबीजी समूह की यह शिपयार्ड कंपनी पानी के जहाज बनाने और उनकी मरम्मत का काम करती है। जांच एजेंसी ईडी ने साल 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से 121 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। इन 121 नेताओं में से 115 विपक्षी दलों के नेता हैं। इसका मतलब ईडी के निशाने पर 95% विपक्षी नेता रहे, जबकि यूपीए सरकार के 2004 से 2014 यानी 10 साल के कार्यकाल में ईडी ने 26 राजनेताओं के खिलाफ जांच की थी और इसमें से 14 राजनेता विपक्षी दलों के थे। ये आंकड़ा 54% है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने जांच पड़ताल के बाद ईडी की कार्रवाई को लेकर यह खबर प्रकाशित की। अखबार की इस रिपोर्ट से पता चलता है कि मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में यूपीए सरकार के 10 सालों के शासन की तुलना में कहीं ज्यादा विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को आंशिक सैन्य लामबंदी की घोषणा की, यानी और अधिक सैन्य टुकड़ियों को युद्ध में शामिल किया जाएगा और अधिक संसाधनों को जुटाया जाएगा। पुतिन ने देश के नाम संबोधन में कहा, यह रूस की क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखने के लिए जरूरी कदम था। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिमी दुनिया रूस का खात्मा चाहती थी, जैसे उसने सोवियत संघ का खात्मा कर दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश रूस को परमाणु हमले के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन पश्चिमी देशों की धमकियों का जवाब देने के लिए हमारे पास काफ़ी हथियार हैं। पुतिन ने रूस में हथियारों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए फंडिंग का आदेश भी दिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।